चॉइसेस को एलिमिनेशन करने का भी एक टेक्निक है और वो टेक्निक आपको कोई पढ़ा नहीं सकता। सही आंसर तक पहुंच पाने के लिए आपको गलत क्वेश्चन से होकर गुजरना होगा। आप अपने माइंड में जब एनालिसिस कर रहे हो तो आप ये देखें कि किस क्वेश्चंस में सिलेबस के कौन कौन से सेगमेंट जुड़ते हैं। एनालिसिस से आप ये पता चलता है कि कैसे कैसे क्वेश्चंस को मुझे छोड़ना है, कि यूपीएससी के दिमाग में क्या चल रहा होता है जब वो एक सिलेबस देती है। एक बड़ा प्रश्न है, हाउ टू एनालाइज प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। पिछले सालों के क्वेश्चंस को कैसे एनालाइज करें। इसके जवाब में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि क्यों करें, फिर उसके बाद बताऊंगा कि कैसे करें। क्यों करें? क्योंकि यूपीएससी के क्वेश्चंस हर साल आते हैं, पीटी में भी आते हैं और मेंस में भी आते हैं, और उस क्वेश्चन के बाद इन्हीं क्वेश्चन की सीरीज में आपका साल भी जुड़ जाएगा। तो यूपीएससी के लिए एक बहुत ही एक नेचुरल प्रोसेस है कि एवरी ईयर दे हैव टू आस्क ए डेफिनेट नंबर ऑफ पीटी क्वेश्चंस, डेफिनेट नंबर ऑफ मेंस क्वेश्चंस। अगर आपको वैसे ही एक क्वेश्चन का जवाब देना है तो आपको भी तैयार होना होगा उन क्वेश्चंस के लिए कि उसकी दिशा देख ली जाए, किस दिशा से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आपका जो प्रिपरेशन है दैट विल बिकम मोर होलसम, राउंडेड एंड इफेक्टिव। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को एनालाइज करने के लिए मैं आपको दो चार चीज़ें बताना चाहूँगा इस वीडियो में, जो कि आपको बहुत हेल्प करेंगी आपके पूरे प्रिपरेशन को ऑर्गेनाइज करने के लिए। और मैं बहुत ही खुश होता हूँ जब बच्चे मुझसे बात करते हैं कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए, इसलिए कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस ही एक रेफरेंस पॉइंट है जिससे आपको पता लगता है कि यूपीएससी के दिमाग में क्या चल रहा होता है जब वो एक सिलेबस देती है। आप देखो ना, अगर पीटी की बात करें तो यूपीएससी के पीटी का बहुत ही इंडिकेटिव सिलेबस है। छोटा सा एक सिलेबस है, क्यूट सा, उसमें कुछ ज़्यादा पॉइंट बोलते नहीं हैं वो लोग। और अगर मेंस के देखें तो मेंस में भी सिलेबस है, एलाबोरेटेड है, बट ना पीटी में ना ही मेंस में जो एग्जैक्ट वर्डिंग्स लिखे हैं वहाँ से आपको कुछ आइडिया मिलता है कि क्या किया जा सकता है, यूपीएससी क्या पूछना चाहती है। अगर यूपीएससी का माइंड रीड करना चाहते हैं तो आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की रीडिंग करनी होगी, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की एनालिसिस करनी होगी, और इसके सहारे आप सिलेबस और डिमांड, डेस्टिनेशन एंड डिमांड जिसको मैं कहता हूं अक्सर, इसका कनेक्शन एस्टैब्लिश कर पाते हैं। और मैं चाहूँगा कि थोड़ा पहले बात किया जाए पीटी के लिए और फिर उसके बाद बात करेंगे हम मेंस के लिए अलग-अलग। पीटी के लिए कई हज़ार क्वेश्चन आपको मिल जाएँगे पिछले सालों के जो पूछे गए हैं। उसमें 2 तरह के क्वेश्चंस होते हैं। एक तो जो होते हैं स्टैटिक क्वेश्चन होते हैं, जो कि कंसेप्चुअल होते हैं, चाहे वो ज्योग्राफी का हो जाए या फिर कोई इकोनॉमी का कंसेप्ट हो जाए या कोई कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल हो जाए। और दूसरा जो बहुत अलग नहीं होता है, उससे जुड़ा हुआ होता है, लेकिन देयर इज अ सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट वी हैव गॉट इज करंट बेस्ड क्वेश्चन। अब करंट बेस्ड क्वेश्चन में भी अगर आप देखेंगे तो एक तो होता है कि बिल्कुल करंट इवेंट बेस्ड क्वेश्चन है कि अभी हुआ, इस इवेंट में किसको अवार्ड मिला, या ये एक समिट हुई, इस समिट का क्या आउटपुट हुआ। दूसरा एक हो जाता है कि करंट इशू बेस्ड क्वेश्चन। तो जो इशू बेस्ड क्वेश्चन है उसको तो आप जरूर पकड़ सकते हैं। तो पिछले सालों के पीटी के क्वेश्चंस को आप देखते हुए आप ये अंदाजा लगाएं कि किस एरिया से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। जहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वहां ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप पीटी के क्वेश्चंस बार बार पढ़ते रहेंगे, पीटी के बारे में तो आपको पता ही है ना कि यू हैव टू बी इंच डीप एंड माइल्स वाइड। जब पीटी के बारे में जब आप पढ़ रहे होते हैं, अलग अलग क्वेश्चंस पढ़ रहे होते हैं, तो आपके दिमाग में एक आइडिया आता रहता है कि अरे ये इस इलाके से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, और चूंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं तो योर माइंड वुड से दैट हे लेट मी कंसंट्रेट ऑन दीज एरियाज मोर। ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है, क्योंकि अगर पिछले सालों के क्वेश्चन आपने बार बार पढ़ रखे हैं तो समवेयर इन सबकॉन्शियस माइंड में कुछ वो बात चली गई है, और आपका माइंड में वो उसका एक रिकॉल वैल्यू है। जब आप कुछ ऐसे एरियाज में जाते हैं जहाँ से आपने देखा कि बहुत सारे डांस फॉर्म से क्वेश्चन आए, तो कल्चर जब आप पढ़ रहे हैं तो डांस फॉर्म के टॉपिक के आते ही आपका माइंड सजग हो जाएगा। तो आप एनालाइज करके ये देख लें कि कौन कौन एरियाज से ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं। अगर नहीं भी एनालाइज करके लिखते हैं तो आपके माइंड में वो बार बार वो चीज़ें घर कर जाती है, और जब आपको वो टॉपिक जब आप पढ़ रहे होते हैं तो उन
टॉपिक्स पे, उन पेपर्स के, उन पन्नों पे आपका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है एंड दैट इज़ एक्सट्रीमली वाइटल। आप अपने टाइम को बहुत ही इफ़ेक्टिवली यूज़ कर पाएँगे। और दूसरी बात कि जो चॉइसेस होते हैं, चॉइसेस को एलिमिनेशन करने का भी एक टेक्नीक है और वो टेक्नीक आपको कोई पढ़ा नहीं सकता, कोई बता नहीं सकता है। उस एलिमिनेशन टेक्नीक को या फिर आप उन क्वेश्चंस के छाँट पाने के लिए और सही आंसर तक पहुँच पाने के लिए आपको गलत क्वेश्चन से होकर गुज़रना होगा। तो गलत क्वेश्चंस को कैसे छोड़ें? जब आप पीटी के क्वेश्चंस पढ़ रहे होते हैं, तो आपको वहाँ पर वो टेक्निक धीरे-धीरे ग्रेजुअली आपके माइंड में वो घर करने लगती है एंड यू आर इन अ पोजीशन टू रियली कॉम्प्रिहेंड कि कौन से आंसर्स को नहीं दें। बेसिकली यहाँ पे मैं 2 चीज़ें बात करना चाह रहा हूँ। एक चीज़ तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यू वुड नो एज़ टू व्हिच एरियाज़ फ्रॉम वेयर द क्वेश्चन्स आर कमिंग। कौन-कौन से एरिया से क्वेश्चन आ रहे हैं, वहाँ तक आप पहुँच पा रहे हैं। दूसरी बात, पिछले सालों के क्वेश्चंस के एनालिसिस से आप ये पता चलता है कि कैसे-कैसे क्वेश्चंस को मुझे छोड़ना है, किन-किन क्वेश्चंस को मुझे नहीं पढ़ना है। तो जब भी आप पढ़ाई कर रहे होते हैं, स्पेशली जो स्टूडेंट इसको देख रहे हैं और ये तैयारी शुरू करने वाले हैं, उनके लिए मेरी ख़ास हिदायत है कि आप ये पिछले सालों के क्वेश्चंस के पीटी के ज़रूर देखो। आपका बहुत वैल्यूएबल टाइम बच जाएगा उन एरियाज़ में जाने से, जहाँ पर से क्वेश्चंस ही नहीं आते हैं या फिर वहाँ पर से वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं होती है। सो आई सपोज़ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू लुक एट पीटी क्वेश्चंस एंड उसको इस ढंग से एनालाइज़ करें। जहाँ तक बात है मेंस की, मेंस के क्वेश्चंस में आप देखेंगे कि वहाँ पर जो क्वेश्चंस आते हैं, वो बड़े ही स्पेसिफिक अंदाज में पूछे जाते हैं। तो आई थिंक मेंस में कंटेंट के अलावा चूँकि आपको खुद से प्रोड्यूस करना है आंसर, तो उसके एनालिसिस के लिए थोड़ा आपको अलग से काम करना पड़ेगा। मैं आपको एक चीज़ तो पहले बता ही चुका हूँ, इसको दोबारा बताना चाहता हूँ कि आपने देख लिया कि किस एरिया से क्वेश्चन आ रहे हैं, वो तो पीटी के लिए भी काम करेगा, मेंस के लिए भी काम करेगा। दूसरा, जो एनालिसिस करें, तो आप देखें कि उसमें कौन से लिंकर्स बनते हैं। क्योंकि देखिए जब आप तैयारी कर रहे होते हैं तो आप तैयारी बिल्कुल अलग-अलग एरियाज़ में करते हैं। इकोनॉमी की पढ़ाई कर ली, पॉलिटी की कर ली, ज्योग्राफी की कर ली, एनवायरनमेंट की कर ली, टेक्नोलॉजी की कर ली, एथिक्स की कर ली। लेकिन जब क्वेश्चन्स आते तो सारे घुले-मिले होते हैं क्वेश्चन्स। मेरे ख्याल में जब आप क्वेश्चन्स पढ़ेंगे ना तो इन आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। क्वेश्चन्स में कुछ एथिकल पुट भी है, कुछ सोशल पुट भी है, कुछ एनवायरमेंटल भी है, कुछ टेक्नोलॉजिकल भी है। आप अपने माइंड में जब एनालिसिस कर रहे हो तो आप ये देखें कि इस क्वेश्चन्स में सिलेबस के कौन-कौन से सेगमेंट जुड़ते हैं और वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एनालिसिस है क्योंकि जब आपका आंसर्स होगा, आपने अक्सर सुना होगा लोग कहते हैं कि मल्टी डायमेंशनल आंसर लिखो, क्योंकि क्वेश्चन ही मल्टी डायमेंशनल होते हैं। क्वेश्चंस एक सिंगल आयाम का नहीं होता है। तो आप वो मल्टी डायमेंशनलिटी को एप्रिशिएट करने के लिए ज़रूरी है कि आप पिछले सालों के क्वेश्चंस की एनालिसिस करें। दूसरी बात, क्वेश्चन में ना कुछ के उसके क्रोड़ होते हैं, कुछ उसका सेंटर पॉइंट होता है, कुछ फोकस पॉइंट होता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू ट्राई एंड एनालाइज द क्वेश्चंस बाय आइडेंटिफाइंग कि इसका सेंटर पॉइंट क्या है, इसका लोकस क्या है, इसका क्रोड़ क्या है। और वो कई बार आप अपने दोस्तों से बात करके भी एनालाइज कर सकते हैं कि अच्छा मुझे लगता है कि इसका क्वेश्चन का फोकस यहाँ है, क्वेश्चन का फोकस यहाँ है। आपके दोस्त कहते हैं कि नहीं कहीं और है। तो एनालिसिस के क्रम में आपका माइंड ज़्यादा शार्पन होता है टू आइडेंटिफाई द कोर ऑफ द क्वेश्चन। और तीसरी बात, जहाँ तक इसको मेंस के क्वेश्चन को देखें, तो उसमें मेंस के क्वेश्चन के एनालिसिस में आप देखेंगे कि उसके जो कमांडिंग वर्ड्स होते हैं, वो बड़े पावरफुल होते हैं। क्योंकि अगर एक ही इश्यू को अगर आप ले लेते हैं वर्किंग वुमेन प्रॉब्लम को, तो उसका कमांडिंग वर्ड से उसमें आंसर काफ़ी व्हाट इज़ वर्किंग वुमेन प्रॉब्लम? अब यहाँ ये डिफरेंट हो जाएगा कि अगर हमने कमांडिंग वर्ड कर दिया डिस्कस, डिस्कस द वर्किंग वुमेन प्रॉब्लम। ये अलग हो जाएगा कि अगर एनालाइज़ द वर्किंग वुमेन प्रॉब्लम, क्रिटिकली एनालाइज़ द वर्किंग वुमेन प्रॉब्लम। तो जैसे ही ये सारे डिस्कस, नैरेट, इवैल्यूएट, एग्ज़ामिन ऐसे कमांडिंग वर्ड्स चेंज होते हैं, तो आप पाएँगे कि आपका आंसर का जो थीम चाहे बेशक वो कॉमन रहा हो, टॉपिक चाहे वो बेशक कॉमन रहा हो, आंसर का फ्लेवर बिल्कुल अलग होता है। तो जब आप एनालाइज़ कर रहे हो, तो अपने माइंड में ये प्ले करके देखें कि अच्छा ये एनालाइज़ पूछा है इन्होंने, अगर ये एग्ज़ामिन पूछते तो मैं क्या करता? क्या करती? अगर ये इवैल्यूएट करते या फिर नैरेट करते तो मैं क्या करती या एलुसिडेट करते तो मैं क्या करती? तो आई थिंक आई लाइक यू टू बेसिकली व्हाइल एनालाइजिंग द क्वेश्चन, एक तो थीम देखें आप, इंटरकनेक्ट देखें आप, फिर उसके जो कोर है उसको देखें आप और फिर उसके बाद आप देखें कि इसमें कमांडिंग वर्ड क्या है और इसके बाद आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चंस मच बेटर हो जाएगी। एक और भी चलते-चलते आपको जोड़ना चाहूँगा, जब एनालिसिस कर रहे होते हैं तो यू ट्राई टू गेट इनटू द माय जनरेशंस माइंड
क्योंकि क्वेश्चन तो बेटा आपकी जनरेशन बनाते नहीं है, क्वेश्चन तो हमारी जनरेशन बनाती है। तो हमारी जनरेशन के माइंड में क्या चल रहा हो, किसी मुद्दे को हम कैसे सोचते हैं, उसकी भी सजगता आपकी डेवलप होती है आप क्वेश्चन का एनालिसिस करने से। यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग व्हाई हाउ माय जनरेशन इज लुकिंग एट थिंग्स। हमारी पीढ़ी कैसे उस मुद्दों को देख रही है, और ये चीज़ अगर आपको आ गई तो क्वेश्चन का डिमांड समझ में आ गया। क्वेश्चन का डिमांड अगर समझ में आ गया तो आपके आंसर डेफिनेटली अच्छे हो जाएंगे। और लास्ट बात, क्वेश्चन की एनालिसिस करने के दौरान आपको ये भी पता लगता है, चाहे वो पीटी और मेंस का एनालिसिस कर रहे हैं क्वेश्चन, ये भी पता लगता है कि आप कितने पानी में हैं, वेयर यू स्टैंड नाउ। तो एनालिसिस करने के क्रम में आप अपनी तैयारी को एक दिशा भी दे सकते हैं, अपने तैयारी के स्टेटस को भी असेस कर सकते हैं कि हाँ, मुझे इस लेवल तक के क्वेश्चन तक की तैयारी करनी है। इनफैक्ट अगर ये लेवल क्वेश्चन का है तो मुझे इस लेवल से आगे जाके तैयारी करनी है। एंड आई एम श्योर अगर पहले से सबको पता हो कि डिमांड ऑफ डेस्टिनेशन क्या है, तो आपकी यात्रा सुगम हो सकती है। माय बेस्ट विशेस आर विथ यू।